तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग के बारे में। इसका पहला ही जो अपना यूनिट है मनी, उसमें आज मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा तुम्हें। और डोंट वरी यार, है ना, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, आई होप। तो ये मेरे हाथ से बने हुए नोट्स हैं और मैंने एक्सप्लेन करूँगा। अगर तुम्हें नोट्स चाहिए तो मुझे बता देना, मैं इनको PDF वगैरह बना के तुम तक पहुँचा दूँगा। पर फिलहाल देखो मनी किस क्या बोलते हैं। देखो मनी की वैसे तो डेफिनेशन है, बट अभी के लिए चैप्टर के स्टार्टिंग के लिए तुम इतना समझ लो, मनी मीन्स असिस्टिंग इन एक्सचेंज ऑफ अ कमोडिटी इन मार्केट। मनी का काम क्या होता है? असिस्ट करना एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी इन मार्केट। मार्केट में जो एक्सचेंज करते हैं कमोडिटीज़ का, ठीक है। सपोज ए कमोडिटी को बी कमोडिटी से अगर हमें एक्सचेंज करना, खरीदना है, तो हम क्या बीच में मनी जो है वो वर्क करेगा उसमें, ठीक है। तो मनी का भी स्टार्टिंग में हम क्या मतलब समझते हैं? असिस्टिंग इन द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी इन मार्केट, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात ये समझना ज़रूरी है कि वाई मनी इंट्रोड्यूस, मनी आया क्यों, ठीक है। मनी आने का कोई रीज़न तो होना चाहिए ना, कि बिना मनी के दुनिया क्यों नहीं चल सकती। हम चाहे तो ऐसे चल सकते हैं भाई, पैसा नहीं होगा आधी दुनिया तो वैसे ही टेंशन फ्री हो जाएगी, प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। पैसा क्यों आया? टू रिड्यूस और एलिमिनेट, रिड्यूस सही वर्ड नहीं मानेंगे हम इस पर, एलिमिनेट बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम को एलिमिनेट करने के लिए। बार्टर सिस्टम क्या था बेटा, पहले ये समझो। पुराने ज़माने में जब पुराने लोग हुआ करते थे, ज़्यादा पुराने टाइम में चले आना, जब आपका क्या बोलते हैं, एकदम जब शिकार करके लोग खाते थे, इतना पुराना भी नहीं, मतलब बीच के टाइम की बात कर सकते हो, ठीक है। तो पुराने टाइम में लोग क्या करते थे? एक्सचेंज करते थे गुड्स टू गुड्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई वांट्स। जैसे कि सपोज मिस्टर ए हैं, ठीक है, उनको चाहिए वीट, और मिस्टर जो बी हैं उनको चाहिए राइस। तो वो लोग आपस में क्या करते थे? ट्रेड कर लेते थे, ठीक है। इस ट्रेड को हम क्या बोलते थे? बार्टर। और इस पूरे सिस्टम को बोलते थे बार्टर सिस्टम। यहाँ पे क्या है, जो वीट है वो मिस्टर बी को मिल गया, और जो राइस है वो मिस्टर ए को मिल गया, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे ऐसे करके पहले एक्सचेंज हुआ करता था। तो अब तुम लोग सोचोगे इसमें क्या प्रॉब्लम थी? देखो इसमें प्रॉब्लम तो थी, तभी तो ये हटा। देखो इसमें प्रॉब्लम थी, सबसे पहले तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। क्या मतलब है इसका, मैं भी समझाता हूँ तुम्हें। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, इसका मतलब क्या होता है? व्हेन बोथ द सेलर एंड बायर रेडी टू एक्सचेंज गुड्स। कहने का मतलब क्या है, मैं थोड़ा देखो, मिस्टर ए हैं, ठीक है, मिस्टर बी हैं। अब मिस्टर ए जो है उनको बहुत ज़्यादा खाने की भूख लगी, ठीक है, और वो क्या है, वीट की रिक्वायरमेंट रखते हैं, ठीक है। वहीं मिस्टर बी जो है उनके पास मिल्क है, ठीक है, बेचने के लिए, ठीक है। अब जो मिस्टर जो बी है वो क्या करेंगे, जो मिस्टर ए हैं वो मांगेंगे कि भाई देखो आपके पास वीट है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और मिस्टर बी के पास क्या है? मिल्क है। तो मिस्टर ए को क्या है? ढूंढना पड़ेगा किसी को जिसके पास क्या हो? वीट हो, ठीक है। और मिस्टर बी को भी क्या है? अपना जो मिल्क है उसे बेचने के लिए किसी को ढूंढना पड़ेगा, किसी को मिल्क की रिक्वायरमेंट हो। तो यहाँ पे क्या है, मिस्टर ए जो है परचेज़र है, ठीक है, उनको वो वीट के परचेज़ के लिए ढूंढना पड़ेगा किसी को। और मिस्टर बी जो है सेलर है, वो मिल्क को सेल करने के लिए ढूंढना पड़ेगा। तो ये क्या है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हो गई। यानी कि ऐसा पॉसिबल बहुत कम हो पाता था कि मिस्टर ए को जो चाहिए वही मिस्टर बी को चाहिए, और जो मिस्टर बी को चाहिए वही मिस्टर ए को चाहिए। अब तुम खुद सोच के देखो यार, तुम्हें स्कूल में जो लड़की पसंद है, ठीक है, उसको तुम पसंद नहीं हो, और जिसको तुम पसंद हो वो तुम्हें पसंद नहीं है। यही वाली सिचुएशन आप मान सकते हो, ठीक है। तो ये इस वजह से पहली तो प्रॉब्लम यही थी, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि जो वांट्स की जो कोइंसिडेंस थी वो होना बहुत कम, मतलब रेयरली पॉसिबल हो पाता था। दूसरा हो गया लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब इसका मतलब क्या हो गया? ऑल द कमोडिटीज़ आर नॉट ऑफ इक्वल वैल्यू, देयर इज़ नो कॉमन ग्राउंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द वैल्यू। कहने का मतलब क्या है, समझो कि यहाँ पे भी हम ले लेते हैं मिस्टर ए को, और यहाँ पे लेते हैं मिस्टर बी को, ठीक है। मिस्टर ए के पास क्या है? हॉर्स है एक, ठीक है, और मिस्टर बी जो है उनके पास क्या है? वीट है। अब क्या है, ये लोग आपस में बार्टर एक्सचेंज करना चाहते हैं। अब मिस्टर बी को क्या है? हॉर्स की रिक्वायरमेंट है, तो मिस्टर ए क्या करेंगे? हॉर्स दे देंगे इसको, और जो मिस्टर जो ए हैं उनको वीट की रिक्वायरमेंट, तो मिस्टर बी क्या करेंगे? मिस्टर ए को वीट पकड़ा देंगे। अब यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है भाई, हॉर्स की जो वैल्यू है, ठीक है, क्या उतनी ही वैल्यू वीट की भी है? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, सपोज़ करो इसके पास 10 kg वीट है और इसके पास एक हॉर्स है, तो क्या वो 10 kg वीट के चक्कर में अपना पूरा का पूरा घोड़ा दे देगा उसको?
या फिर वो ऐसा करेगा कि घोड़े की 4 टांगों में से 2 टांगें उसको पकड़ा दे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है भाई, दिक्कत तो आ जाएगी भाई, ऐसा हो जाएगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम आती थी ऑल कमोडिटीज़ आर नॉट इक्वल वैल्यू, इक्वल वैल्यू कमोडिटीज़ होना भी बड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता था। ठीक है, तो इस वजह से ये बार्टर सिस्टम में एक और प्रॉब्लम थी। पहली क्या थी, एक जैसा कमोडिटी आपस में नहीं मिल पाती थी। ठीक है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो ऐसे ढूंढना पड़ता था। दूसरा क्या है, किसी का जो बेचने वाला है हो सकता है वो सोना बेचना चाह रहा हो, और सामने वाला जो है वो तुम्हारा क्या बोलते हैं पानी बेच रहा है, या फिर आप समझ लो वो दूध बेच रहा है। तो अब ऐसा तो है नहीं दूध के बदले में सोना भी ले लेगा वो। ठीक है, इतना बेवकूफ़ कोई नहीं होगा, ये है। तो ये 2 प्रॉब्लम आ गई। अब तीसरी प्रॉब्लम क्या थी, लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट्स। ठीक है, तो लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब ये तुम्हारा ये हो गया कि फ्यूचर पेमेंट नहीं हो पाते थे। अब इसके अंदर 3 प्रॉब्लम आती थी। ठीक है, समझना, आपको तीनों लिख के आनी पड़ेंगी पेपर में, तभी काम बनेगा। ठीक है, लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट लिख दोगे। ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर तुम लिख दोगे नॉट पॉसिबल ऑफ फ्यूचर पेमेंट, पर इसमें तुम्हें बताना पड़ेगा। इसमें पहला क्या है, बोरोवर मे नॉट अरेंज द सेम क्वालिटी ऑफ गुड्स। क्या कहना चाह रहा हूँ, मिस्टर ए और मिस्टर बी 2 लोग हैं। ठीक है, मिस्टर ए ने बोला कि भाई मेरे को बासमती चावल चाहिए। ठीक है, तो उससे मिस्टर बी ने बोला कि ओके भाई डन। 6 महीने बाद क्या हुआ, जब ट्रेड दोबारा मतलब ट्रेड होने लगा उन लोगों का आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, तो जो जो मिस्टर बी हैं उनके पास बासमती ना होके किन की चावल है, छोटे वाले चावल हैं। अब मिस्टर ए जो है वो लड़ना स्टार्ट कर देंगे, बोलेंगे भाई बासमती की बात हुई थी, बासमती चावल दे तू मुझे, और बोलेंगे भाई मेरे पास तो यही चावल है। तो यहाँ पे क्या है, बोरोवर को क्या है, अब ये वाली जो सेम क्वालिटी ऑफ जो गुड्स है वो मिल नहीं पाएगा ना। अब यहाँ पे दोनों के बीच में फिर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। तो फ्यूचर पेमेंट जो 6 महीने बाद पेमेंट हो रही है, इसमें प्रॉब्लम आई कि नहीं आ गई, क्योंकि भाई 6 महीने बाद हो सकता है उस पर सेम क्वालिटी का नहीं हो, अरेंज हो पाए, पॉसिबल है भाई ये। अगर इसको सिर्फ दूर करने का क्या तरीका है मैं बताऊँगा आगे जाके, वो मनी है ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देगा। तो पहला पॉइंट तो यही है, डेफर्ड फ्यूचर पेमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही आ गई कि सेम जो तुम्हारा जो क्वालिटी है वो अरेंज नहीं हो पाएगी फ्यूचर में। दूसरी क्या है, कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग द विच कमोडिटी कैन बी यूज फॉर रिपेमेंट। क्या कहना चाह रहे हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी हैं जो आपस में, इन दोनों में क्या है कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट अराइज कैसे हो सकता है, मिस्टर ए हैं वो चाहते हैं कि फ्यूचर में जो पेमेंट हो वो गोल्ड में हो, और मिस्टर बी चाहते हैं कि सिल्वर में हो, क्योंकि उनके पास सिल्वर है। तो फ्यूचर पेमेंट डिसाइड नहीं हो पा रही यहाँ पे कि गोल्ड में हो कि सिल्वर में हो। ठीक है, पहले तो क्वालिटी की बात आ गई, एक क्वालिटी की बात आ गई थी कि भाई क्वालिटी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्वालिटी अच्छी है ख़राब है। ठीक है, दूसरी अगर प्रॉब्लम है फ्यूचर पेमेंट में, चलो क्वालिटी अगर स्पेसिफिकेशन वगैरह हो गई, क्वालिटी के रिगार्डिंग बात अगर हो गई, तो प्रॉब्लम क्या आ गई, कॉन्फ्लिक्ट इसके बारे में आ गया कि कौन सी कमोडिटी का इस्तेमाल करें। भाई कमोडिटी भी तो परेशानी क्रिएट करेगी कि तुम मुझे गोल्ड चाहिए, मुझे मेरे पास सिल्वर है, ये चीज़ डिसाइड नहीं हो पा रही है। और तीसरी प्रॉब्लम क्या थी, कमोडिटी में लूज़ और गेन इट्स फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का मेरा मतलब क्या है, जैसे कि सपोज़ करो हाँ ठीक है, स्पाइसेस हैं, स्पाइसेस यानी कि मसाले। ठीक है, ये जो मसाले हैं, ठीक है, आज इनकी कॉस्ट, आज सपोज़ करो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मतलब अभी अभी खेती हुई थी और काफ़ी सारे मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो अब तो इन लोगों ने क्या बोला कि भाई आप जो है मिस्टर ए जो थे, फिर से ए और बी चलेगा यहाँ पे, ठीक है ना, मिस्टर ए थे कि एक काम करो, मुझे आप मिस्टर बी से बोला कि आप मेरे को स्पाइसेस सप्लाई कर देना। तो मिस्टर बी ने एग्री कर लिया, ओके सर कर देंगे हम स्पाइसेस सप्लाई। मिस्टर बी ने बोला बदले में आप हमसे क्या बोलोगे, आप मेरे को 100 kg वीट दोगे। ठीक है, ठीक है। अब 6 मंथ की उनके आपस में वो हुआ समझौता। अब 6 मंथ बाद देखते हैं मिस्टर ए पहुँचते हैं 100 किलो वीट लेके, बोलते हैं कि लाओ भाई स्पाइसेस की जो बात हुई थी वो दो। तो मिस्टर बी बोलते हैं भाई स्पाइसेस का तो मार्केट में इस टाइम में बहुत ज़्यादा रेट हाई चल रहा है और सब लोग स्पाइस मांग रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरे से 200 300 किलो गेहूँ एक्सचेंज करने को तैयार हैं, मैं तुम्हें ये वीट क्यों मतलब 100 किलो में क्यों दूँ, मैं तो ज़्यादा में भी दे सकता हूँ। तो ये क्या है, फ्यूचर में जो तुम्हारी जो वैल्यू है उनकी स्पाइसेस की बढ़ गई, इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट से मूव कर रहा है, तो जो फ्यूचर पेमेंट है उसमें भी प्रॉब्लम अराइज हो गई। तो इस तरीके से तुम्हारी प्रॉब्लम भी अराइज हो जाती थी। ठीक है, तो ये कुछ ये तीसरी एक और प्रॉब्लम है मैं बता देता हूँ तुम्हें। ठीक है, लैक ऑफ स्टोर वैल्यू, इसको भी ध्यान रखना। ये 4 पॉइंट है, चारों बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पेपर में आते रहते हैं। ठीक है, ये है लैक ऑफ स्टोर वैल्यू का मतलब क्या है, डिफ़िकल्ट इन स्टोरिंग द वेल्थ फॉर फ्यूचर। वाई, मेन रीज़न आता है वाई, भाई ऐसा क्यों है, डिफ़िकल्टी क्यों है, बिकॉज गुड्स आर इन पेरिसेबल नेचर।
पेरिसेबल नेचर, ये कई बार वर्ड आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिसेबल नेचर? द गुड्स विच कैन डिके विद पासेज ऑफ टाइम। समय के साथ जो चीज़ खराब हो जाए, ठीक है, जो कंज्यूमेबल ना रहे, उसको पेरिशेबल नेचर का गुड्स हम बोल सकते हैं। जैसे कि एक सेकेंड, मिल्क है, ठीक है, 5 लीटर्स मिल्क है। अब कोई जो बेचारा जो गरीब आदमी है, उसके लिए तो भाई जो दूध वाला गरीब है कोई अगर, तो उसके पास 5 लीटर दूध है। अब वो चाहता है कि मैं इसको स्टोर करके रख लूँ, आने वाले 2 महीने बाद इसको बेच के पैसा निकाल लूँगा भाई। पर क्या वो 5 लीटर दूध 2 महीने तक स्टोर कर सकता है? हाँ, आज पॉसिबल है, पर उस ज़माने में हो सकता था? नहीं हो सकता था। तो जो बेचारा केवल दूध बेचने वाला है, उसके पास स्टोर ऑफ वैल्यू तो रही नहीं, वो तो स्टोर भी नहीं कर सकता। अच्छा, तुम कहोगे भैया ऐसा कर लो ना कि जो उसकी भैंस है वो स्टोर करके रख लेगा, तो भाई उनकी भी तो एक पर्टिकुलर एज है ना, 10 साल 12 साल बाद वो भी तो बेचारी ऊपर पहुंच जाएंगी, भैंस भी तो भाई वो भी उन्हें स्टोर नहीं कर सकता। तो इस वजह से वो अपनी वेल्थ जो है वो स्टोर नहीं कर सकता पूरे टाइम तक, मतलब है ना, ये है। दूसरा है स्टोर ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड टाइम एंड एफर्ट। अच्छा चलो, अगर कोई अब दूसरा बंदा ले लो, सपोज़ करो वीट वाला बंदा है, ये तो स्टोर कर सकता है, चलो मान ली, तुम्हारी बात बड़ी कर दी, 1 साल तक ये जो है स्टोर कर सकता है। पर 1 साल तक उसको कितनी ज़्यादा मेंटेनेंस करनी पड़ेगी अपनी चीज़ों की, वीट ख़राब ना हो जाए, घुन ना लग जाए, कीड़े ना लग जाए, कुछ ख़राब ना हो जाए। तो इसमें क्या है, टाइम और एफर्ट लग रहे हैं, ठीक है। तो स्टोर ऑफ वैल्यू भी नहीं हो सकता था उस टाइम में, बार्टर सिस्टम के चलते। तो इन सब प्रॉब्लम्स को, इन 4 प्रॉब्लम्स, ये चारों बहुत ज़्यादा वो है मेन, इन चारों प्रॉब्लम को केटर करने के लिए मनी आया, ठीक है। और मनी जब आया तो मनी अपने साथ बेटा 4 फंक्शंस लेके आया, जिनको हमने ब्रॉडली डिवाइड कर दिया, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्राइमरी जो फंक्शंस होते हैं वो स्टार्टिंग की जो प्रॉब्लम थी, ठीक है, उनको हटा दिया, और सेकेंडरी जो प्रॉब्लम थी, ठीक है, उनसे क्या है, जो मनी की लास्ट की 2 प्रॉब्लम थी उनको हटा दिया। कैसे समझते हैं अभी, पहले कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, प्राइमरी फंक्शन तुम्हारा मनी का क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। हाँ, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है, इट कैन बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसमें हुआ क्या, अब जब मनी आ गया तो मनी में क्या है, तुम पेमेंट, मनी तुम्हारे पास पेमेंट का एक ऑप्शन आ गया। अब तुम क्या है, हर तरह के गुड्स और सर्विसेज का पेमेंट कर सकते हो। कैसे, जैसे कि आप सपोज़ करो किसी ने दुकान पर जाके एक पिज़्ज़ा लिया, ठीक है, अब उस पिज़्ज़ा की प्राइस है 180 रुपीज़, ठीक है। तो 80 रुपीज़ अगर उसे पे करने तो क्या करेगा, सिंपली यार 80 रुपये पे कर देगा, ठीक है। पहले के टाइम में क्या था, पहले उसको ढूंढना पड़ता कौन पिज़्ज़ा बेच रहा है, फिर वो पिज़्ज़ा वाले से पूछता भाई तुम्हें क्या बदले में चाहिए, हो सकता है पिज़्ज़ा वाला बोलता कि नहीं मेरे को तो भाई फलाना चीज़ चाहिए, अब तुम पे वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो हो गया बार्टर सिस्टम में खराबी। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए क्या, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज आ गया, यानी कि अब तुम इसके थ्रू हर जगह एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के चलते बेटा एलिमिनेट कर दिया उसने डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। अब तुम्हें ज़रूरत नहीं कहीं भी ढूंढने के लिए, अब तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को ये ढूंढने के लिए कि उसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए। अब तुम्हारे पास मनी है, तुम्हें अपनी वांट सेटिस्फाई करनी है, तो तुम्हें सिर्फ ये ढूंढना है कि परचेजर और सेलर कौन है, ठीक है। अगर तुम परचेजर हो तो तुम सेलर को ढूंढोगे, और अगर तुम सेलर हो तुम परचेजर को ढूंढोगे, और वहाँ पे तुम्हें क्या है, वांट्स लेके प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उसकी वांट कुछ भी हो, तुम्हें सिर्फ उसको पेमेंट किस में करना है बेटा, सिर्फ मनी में करना है। अब तुम जब मनी में पेमेंट करके आ जाओगे, तुम्हारी वांट सेटिस्फाई हो जाएगी, और उसको अगर अपनी सेटिस्फाई करनी है वांट, तो वो मनी में पेमेंट किसी और को करेगा। ये है, इसी से तुम्हारा तीसरा पॉइंट इसमें डेराइव होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज में, मनी हैज़ इनडायरेक्ट पावर ऑफ सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। डायरेक्ट क्यों नहीं है, अरे तुम्हारे पास मनी है तो ऐसा तो नहीं तुम उस नोटों को चबा लोगे और काम हो जाएगा तुम्हारा। तुम भूख लग रही तुम नोट चबा लो, पेट भर गया, ठीक है। तुम्हें घूमने जाना है, नोटों के ऊपर बैठ जाओ घूमे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो डायरेक्ट तो पावर है नहीं। हाँ, मनी के थ्रू तुम परचेज़ कर सकते हो किसी चीज़ को, ठीक है। और जब उसे परचेज़ करोगे और उसे कंज्यूम करोगे, तब तुम क्या अपनी वांट्स को क्या सेटिस्फाई कर लोगे। तो मनी को क्या है, इनडायरेक्ट पावर है, ध्यान रखना। मनी की कभी भी डायरेक्ट पावर नहीं होती सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, उसकी हमेशा इनडायरेक्ट पावर होती है बेटा, ठीक है। दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं इसमें, समझते हैं। हाँ, मनी प्रोवाइड कॉमन डिनोमिनेशन इन विच गुड्स एंड सर्विस कैन बी एक्सप्रेस्ड। कॉमन डिनोमिनेशन, अब उन्होंने क्या एक यूनिट दे दी। यूनिट कैसे दे दी, जैसे कि 5 रुपये, मेरी गाड़ी 5 रुपये से आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि मैंने भाई
मैं गरीब हूँ भाई, मैं 5 रुपये तक ही रुक जाता हूँ, पता नहीं क्यों आज ही मुझे घर वाले 5 रुपये ही देते हैं, ठीक है। तो सपोज़ 5 रुपये, तो 5 रुपये में क्या खरीद सकते हो आज के टाइम में? पहले टाइम में तो काफ़ी कुछ आता था, पर आज के टाइम में केवल तुम एक 5 वाला बिस्किट ले सकते हो हार्डली, ठीक है। और मुझे इसके आगे कुछ नहीं लगता, ठीक है। 5 रुपये जो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, एक तुम्हें यूनिट दे दी गई, ठीक है। अब इस यूनिट के हिसाब से तुम डील कर लो। 5 रुपये है तो 5 रुपये के हिसाब से कमोडिटी ले लोगे, 500 है तो 500 के हिसाब से ले लोगे, 5000 है तो 5000 के हिसाब से ले लोगे, 50,000 है तो बेटा 50,000 के हिसाब से ले लोगे। तो यहाँ पे क्या है, एक आपको कॉमन यूनिट मिल गई, ठीक है, जिसमें आप अपने गुड्स और सर्विस को एक्सप्रेस कर सकते हो कि सपोज़ मेरा गुड्स है उसकी वैल्यू इतनी है, मेरा गुड्स है इसकी वैल्यू इतनी है, मेरी सर्विस उसकी वैल्यू इतनी है, इस तरीके से। इट हेल्प अस टू कंपेयर अकाउंट्स, यूनिट ऑफ अकाउंट्स विच हेल्प टू एस्टिमेट द रिलेटिव प्राइस। कहना का मतलब क्या है इसका बेटा, अब क्या है, पहले किसी ज़माने में क्या, उस जब बाटर सिस्टम था तो जो 10 किलो वीट है, ठीक है, तो उस 10 किलो वीट को वो जब ट्रेडर जो ट्रेड करने जाता था तो 10 किलो वीट के लिए वो कभी कभी किसी से क्या है 1 किलो मिल्क चार्ज करता था, ठीक है। कोई आया तो उसको उसके साथ क्या है 1 किलो सोना चार्ज कर दिया, उसने गोल्ड चार्ज कर दिया। कोई आया उसके संग क्या है एक पूरा हाउस चार्ज कर दिया कि भाई मुझे ज़मीन दे दे घर की। तो ये अलग अलग वैल्यूज़ में डील कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो, जबकि 10 किलो उसके गेहूँ की एक्चुअल कीमत क्या है वो तो अननोन रह गई। तो जब मनी आ गया जिसमें मेज़र ऑफ वैल्यू जो पॉइंट है जो आपका जो बता रहा है उसमें क्या है कम आपके यूनिट ऑफ अकाउंट मिल गया क्लियर कट, यानी कि आप क्या है अपने गुड्स की जो है वैल्यू एस्टिमेट करवा सकते हो, रिलेटिव प्राइस उसका एस्टिमेट करा सकते हो। जैसे कि 1 किलो वीट है, ठीक है, सपोज उसकी प्राइस है 30 रुपये पर केजी, तो अब जो है मार्केट में या तो इसी के आसपास रहेगी, ऐसा नहीं कोई आस पड़ोस का ही आदमी 300 रुपये पर केजी बेच रहा हो वीट, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 32, 35 या 40, ठीक है, या उस तरफ अगर देखो तो 25, 20, इतना 10 रुपये का भी वैल्यू नहीं होती आजकल, कम का ही मतलब मार्जिन होता है, ठीक है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मतलब अब आपकी रिलेटिव प्राइस आपको मिलना आसान हो गया। इट हेल्प टू कंपेयर द अकाउंट्स, यानी कि आप एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हो और ठीक तरीके से कंपेयर भी कर पाओगे। तो मेजर ऑफ वैल्यू में क्या हो गया, कॉमन डिनोमिनेशन आपको मिल गई, एक वैल्यू मिल गई, ठीक है, जिसमें आप अपने गुड्स और सर्विस को एक्सप्रेस कर सकते हो। वहीं आप क्या है आप उसको मेज़र भी कर सकते हो और साथ में कंपेयर भी कर सकते हो कि जो मेजरमेंट जो हुआ है वो ठीक से कंपेयर करने लायक है या नहीं, वो है या नहीं एक्चुअल उसकी वर्थ इट। अब 2 फंक्शन आपके हो चुके हैं, अब आपका आता है सेकेंडरी फंक्शंस। देखो सेकेंडरी फंक्शंस को डेरिवेटिव फंक्शंस भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि भाई देखो डेराइव करते हैं ये प्राइमरी फंक्शन से। तो कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आया था डायरेक्ट, व्हाट इज़ डेरिवेटिव फंक्शंस ऑफ मनी, तो वहाँ पे पेपर में आके ये ना बोल देना तुम्हें क्या रे हमें तो पढ़ाया ही ना है, हमें तो मास्टर हमारे जान सिखाया ही ना है कुछ, ठीक है। बेटा ये बुक में लिख रहा है क्लियर कट कि डेरिवेटिव फंक्शन जो है वो सेकेंडरी फंक्शंस का अल्टरनेट नाम है। तो कई बार बोर्ड में ऐसे खेल जाते हैं वो, एक्सप्लेन द डेरिवेटिव फंक्शंस 3 मार्क्स में, तो वहाँ पर जाके आप लोग ऐसे एकदम हेलोजन की तरह नहीं चलना है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, कहने का मतलब क्या है, फ्यूचर पेमेंट्स अब क्या है पॉसिबल हो पाएंगी मनी के थ्रू। इट मेक्स द फ्यूचर पेमेंट्स ईजियर। कैसे, अरे कोई तुम्हें दुकान पे सामान लेके आना, उसको बोल दो भैया कल पेमेंट दे दूंगा, ठीक है, 10 रुपये का सामान लेके आए हो, कल पेमेंट दोगे, 10 रुपये तो दोगे उसको। ऐसा तो नहीं कि उसको 10 रुपये का नोट दोगे तो वो तुमसे लड़ने लग जाएगा, नहीं मुझे 15 चाहिए, नहीं मुझे 8 चाहिए, ऐसा तो नहीं पाएगा। 10 रुपये का सामान 10 रुपये दे दोगे, 2 महीने बाद दोगे तब भी 10 रुपये दोगे। ब्याज लगती है वो बात अलग है, पर आप नॉर्मल सी आप सिचुएशन आपकी ईजी हो गई पहले के हिसाब से। इंकरेज क्रेडिट क्रिएशन, रिड्यूस रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट। क्रेडिट क्रिएशन को उसने इंक्रीज़ करा है यानी इंकरेज करा है। जैसे कि पहले के टाइम में क्या था, वही मैंने तुम्हें बताया 3 प्रॉब्लम होती थी कि आप या तो क्वालिटी स्पेसिफिकेशन नहीं कर पा रहे हो, क्वालिटी कर ली तो क्वांटिटी में प्रॉब्लम है, क्वांटिटी कर ली तो गुड्स नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कौन से गुड्स में है। अब क्या तुम्हें क्रेडिट पे कोई सामान लेना है तो भाई सामान, जैसे तुम्हें बाइक खरीद के लानी क्रेडिट पे, जैसे कि मेरा मन है बाइक खरीद के लाना क्रेडिट पे, तो भाई मैं बाइक ले आऊँगा। सपोज़ करो मेरी 1.5 लाख की बाइक है, अब ऐसा तो है नहीं 1.5 लाख के बदले मुझे उसको भैंस पकड़ा के आनी है 6 महीने बाद। भैंस में भी वो बोले कि भाई मुझे 5 थन वाली भैंस चाहिए थी, 4 वाली तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। क्वालिटी क्वांटिटी के बीच में तो बात आएगी नहीं, मुझे क्या सिर्फ उसको 1.5 लाख रुपये देने 6 महीने बाद, जो कि मैं दे दूँगा, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या है डेबिट फ्यूचर पेमेंट जो है वो ईजियर हो गए बेटा अब, ठीक है। अब आप अपना पेमेंट जो फ्यूचर में मनी में कर सकते हो ईजिली, ठीक है, ये है। और लास्ट में क्या स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का आपका मतलब क्या निकल रहा है, इट हैज़ द स्टोर ऑफ वैल्यू विच मीन्स इट कैन ट्रांसफ़र परचेजिंग पावर ट्रांसफ़र हो रही है प्रेजेंट से फ्यूचर से, मैं प्रेजेंट में से फ्यूचर को। कहने का मतलब क्या आ रहा है इसमें निकल के, जैसे कि सपोज़ करो आपके फादर हैं, ठीक है, उन्होंने आपको 50,000 रुपये आपके नाम पे स्टोर कर दिए। जब 50,000 रुपये स्टोर कर दिए और उन्होंने सोचा कि 2 साल बाद बेटे को दे दूंगा, ठीक है, 2 साल बाद बेटे को पकड़ा दूंगा, तो 2 साल बाद जब वो देंगे तो वो क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं परचेजिंग पावर,
तो 50,000 से देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा इन्फ्लेशन रेट के चलते, वो मैटर नहीं करता, पर 50,000 के 50,000 वो आपको पकड़ा देंगे। तो अब आपके पास परचेजिंग पावर कितने की आ गई, 50,000 की आ गई। यही अगर पापा पहले सोचते कि लाओ इसको भैंस है, अब ये 2 साल बाद इसको स्टोर कर लेता हूँ, भैंस को दे दूँगा, तो आज जो भैंस जितना मतलब जो प्रोडक्टिविटी जो एफिशिएंसी में जो आज दूध दे रही है, हो सकता है 2 साल बाद ना देती, ठीक है। या और कोई भी अगर सामान होता है, जैसे गेहूँ सोचते कि पिताजी स्टोर करिए कि मैं 10 कुंटल गेहूँ जोड़ के रख रहा हूँ अपने बेटे के लिए, 2 साल बाद उसको दे रहे हैं, गेहूँ में कीड़े, तो स्टोर बेचारे उनको करना बेकार गया, प्लस स्टॉक जो सामान रखा था वो भी ख़राब हो गया। तो स्टोर ऑफ वैल्यू से सबसे पहले क्या हुआ, परचेजिंग पावर जो है वो ट्रांसफ़र करना ईजी हो गया। उसके बाद इट इज़ पोर्टेबल, मनी जो है पोर्टेबल है, बहुत ईजिली आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इट इज़ मेरिट ऑफ जर्नल एक्सेप्टेबिलिटी, जर्नल एक्सेप्टेबिलिटी मतलब क्या है, एक्सेप्ट एवरीवेयर, कहीं भी चले जाओ ऑल ओवर वर्ल्ड में, भाई मनी तो सब जगह चलता है, ठीक है। वो बात अलग है कि कहीं पे डॉलर चलेगा, कहीं पे कुछ चलेगा, कहीं पे कुछ चलेगा, पर चलेगा अल्टीमेटली मनी ही, ठीक है ना। और लास्ट में सेविंग द मनी इज़ मोर सिक्योर्ड, लास्ट पॉइंट आपका ये है। स्टोर ऑफ वैल्यू में क्या था, सेविंग द मनी इज़ मोर सिक्योर्ड, ठीक है। पहले ज़माने में जब सामान रखते थे तो पेरिशेबल नेचर का खतरा था, पर अब क्या है, आपको जब पैसा रखते थे तो आप सिक्योरिटी आप एश्योर्ड हो कि मेरे बैंक में पैसा रखा हुआ है, बैंक मेरे को जब मैं भागूँ मेरे को पैसा पकड़ा देगी। तो इस तरीके से अभी आपने क्या देखा, जल्दी से एक बार और देख लेते हैं इसको। आपने एक सेकेंड हाँ, सबसे पहले हमने मनी को समझा। मनी क्या है, असिस्टिंग इन एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी इन मार्केट, ठीक है। मनी ये बस एक तरह के टूल मान सकते हो जो असिस्ट करता है एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी इन मार्केट, यानी कमोडिटी को एक्सचेंज करने में मार्केट में। ये एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, ये हम बाद में पढ़ेंगे डेफिनेशन की है क्या। मनी क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि हम एलिमिनेट करना चाहते थे बार्टर सिस्टम में। बार्टर सिस्टम क्या था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स जो होते थे और सर्विसेज होते थे आपस में, ठीक है। सर्विस का तो बात ही नहीं होती, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होते थे, पहले ज़माने में सर्विस नहीं होती थी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होते थे टू सेटिस्फाई ह्यूमन बॉन्ड्स, ठीक है, एक गुड्स से दूसरे गुड्स को, ठीक है ना, वन गुड टू अनदर। उसमें कुछ परेशानियाँ थी, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, एक जैसी 2 लोगों को बॉन्ड मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता था, ठीक है। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है, आपके जो गुड्स की वैल्यू क्या है वो पता नहीं लग पाती थी। लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, आपको फ्यूचर जो पेमेंट थी उसमें प्रॉब्लम आती थी, जहाँ पे क्या आपको क्वालिटी की प्रॉब्लम आती थी, आप क्वालिटी अरेंज नहीं कर पाते थे, ठीक है। और कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था पेमेंट के बारे में, ठीक है। या फिर आपको जो आपकी आपकी जो कमोडिटी है वो आपकी फ्यूचर में जो वैल्यू है लूज़ या गेन कर सकती थी, ये प्रॉब्लम थी। और आपकी लास्ट में प्रॉब्लम थी लैक ऑफ स्टोर वैल्यू, आप स्टोर नहीं कर पाते थे अपनी वेल्थ को, क्योंकि गुड्स क्या होते हैं, पेरिशेबल नेचर के होते हैं, और गुड्स में ही आपकी जो है वैल्यू, आपके स्टॉक वगैरह गुड्स में ही होते थे। उसके बाद आपको इसको दूर करने के लिए क्या मनी इंट्रोड्यूस किया। मनी के 4 फंक्शंस होते हैं, 2 होते हैं प्राइमरी, 2 होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज में क्या हुआ, आपको एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज मिल गया, आपको एक मतलब एक मीडियम मिल गया जिसके थ्रू अपने गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हो कॉमन उस पर बेस पे। मेजर ऑफ वैल्यू में क्या है, आपको एक क्या मिल गया, एक डिनोमिनेशन मिल गई, जहाँ पे आपको क्या है, आपको एक सर्टेन यूनिट डिफाइन हो गई कि भाई मैं इस यूनिट, मेरे 5 रुपये हैं, 6 रुपये हैं, 10 रुपये हैं, 100 रुपये, 1000 रुपये हैं, आप अपने गुड्स को डिफाइन कर सकते हो उस यूनिट में। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, आपको जो डेफर्ड पेमेंट जो फ्यूचर पेमेंट्स हैं वो ईजी हो गए, क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होने लगी, उधार पे सामान बेच सकते हो अब ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट के रिगार्डिंग कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। स्टोर ऑफ वैल्यू हो गई, जहाँ पे क्या है आपकी जो वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो, और स्टोर के साथ साथ अब वो थोड़ी और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप क्या है सेव, वो पोर्टेबल भी है, ठीक है। आप सब जगह एक्सेप्टेबिलिटी भी है, कहीं भी ले जाओ इसको, कहीं भी यूज़ करो इसको, और सबसे बढ़िया सिक्योर भी है। तो इस तरीके से आपके मैंने अभी ये जो 2 टॉपिक हैं वो आपके अभी समाप्त कर दिए, ठीक है। और देख लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में वगैरह पूछ लेना, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय, मज़े करो।